ने तुरंत पीछे खींच लिया। बिना सांस मांस की पुतली जब खिलखिलाकर हंसी तो मारे भय के राजा भोज का रंग उड़ गया। पूरी सभा में घोर सन्नाटा पसर गया। राजा भोज ने किसी तरह साहस जुटाया और सिंहासन पर बनी पुतलियों की तरफ देखते हुए बोले, तुम सबने ऐसा क्या देखा जो तुम यूं खिलखिलाकर हंसी? क्या मैं बलशाली राजा गज का पुत्र यशस्त्री नहीं हूँ? क्या मैं क्षत्रियों में कायर हूँ? क्या मैं निर्बल या नपुंसक हूँ? क्या मैं निर्दयी हूँ? क्या मेरी प्रजा मेरी आज्ञा नहीं मानती? क्या मेरे दरबार में योग्य पंडित नहीं है? क्या मेरे राज्य में पद्मिनी जैसी गुणी और सुंदर स्त्रियां नहीं है? क्या मैं राजनीति का ज्ञाता नहीं हूँ? क्या मैं कभी किसी सभा में अपमानित होकर बैठा हूँ? आखिर ऐसा क्या कारण है जो तुम सब मुझ पर यूं हंसी? कृपया मुझे बताओ। राजा की यह स्पष्ट और आत्माभिमानी बात सुनकर सिंहासन पर बनी उन पुतलियों में से रत्नमंजरी नामक प्रथम पुतली सिंहासन से निकलकर मानव रूप में राजा भोज के सामने प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी बातें तुमने अपने विषय में कही वे सब ठीक हैं। तुम्हारा तेज तो सूर्य से भी अधिक अग्नि की ज्वाला के समान है, परंतु इन सब का इतना भी घमंड मत करो, क्योंकि ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है। तुमने अपने मन में न जाने क्या सोच लिया है। बस थोड़ी सी शक्ति और वैभव पाकर तुम अहंकार में डूब गए और अपने वास्तविक स्तर को भूल बैठे। सिंहासन पर बैठने से पहले तुम ये अच्छे से जान लो कि जिस राजा विक्रमादित्य का यह सिंहासन है, तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। उसके दरबार में तुम जैसे राजा केवल सामान्य नौकरों के समान ही थे। बस प्रथम पुतली रत्नमंजरी की बात सुन पहले से ही खार खाए राजा भोज का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वे भड़कते हुए बोले, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस सिंहासन को अभी नष्ट करवाकर फिर से धरती में गड़वा दूंगा। राजा भोज के इतना कहने पर रत्नमंजरी कुछ कहती, इससे पहले ही सभा में मौजूद राजा भोज के कुल पुरोहित यानी उनके गुरु वर्षाचारी बोले, राजन, आपका यह व्यवहार न्याय से बहुत दूर है। पहले पुतली की बात ध्यान से सुनिए, बाद में जैसी आपकी इच्छा हो फैसला ले लीजिएगा। कुलगुरु की बात सुन राजा भोज कुछ शांत हुए और बोले, ठीक है, मैं भी तो जानूं आखिर सच्चाई क्या है। तब पुतली रत्नमंजरी बोली, मैं क्या कहूँ राजन, यदि केवल इन गुणों को ही मापदंड मान लिया जाए तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। जब तुम विक्रमादित्य की संपूर्ण कथा सुनोगे तब तुम्हें खुद पर लज्जा आएगी और तुम जिस जीवन को महान समझ रहे हो तुम्हें ये तुच्छ लगने लगेगा। और रही बात हमें और इस सिंहासन को नष्ट कर फिर से धरती में गाड़ने की, तो हमें कोई भय नहीं राजन। हम तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन राजा विक्रमादित्य दिव्यलोक में चले गए थे। इतने में राजा का दीवान यानी उनका प्रधानमंत्री पुतली से बोला, हे सिंहासन की पुतली, अब बातों में वक्त जाया मत करो और अपने इस गुस्से को त्याग कर हमें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करो। तब प्रथम पुतली रत्नमंजरी कथा कहना आरंभ करती है। तो सुनो राजन। एक राजा की 4 रानियां थीं। राजा गंधर्वसेन जात पात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उस समय समाज में मौजूद सभी 4 वर्गों यानी 4 जातियों की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी 4 रानियों में एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य यानी बनिया और चौथी शूद्र यानी मजदूर जाति से थी। उसे ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मजीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए, एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भर्तहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया और शूद्राणी से धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। समय बीता और उसके सभी लड़के जवान हो गए। राजा गंधर्वसेन ने ब्राह्मणी से पैदा हुए ब्रह्मजीत को राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया, पर ब्रह्मजीत के दीवान बनते ही राज्य में अशांति फैल गई, जिसे ब्रह्मजीत संभाल न सका और राज्य छोड़कर चला गया। ब्रह्मजीत के राज्य छोड़कर जाने के बाद राजा के दूसरे पुत्र शंख को संदेह था कि अब उसका पिता कहीं उसके भाई विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी न चुन ले, क्योंकि विक्रमादित्य को हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। हर तरह से निपुण होने के कारण राजा का मोह सबसे अधिक विक्रमादित्य में ही था। इसी के चलते एक दिन शंख ने अपने पिता राजा गंधर्वसेन की हत्या कर दी और स्वयं उज्जैन का राजा बन बैठा। जब राजा गंधर्वसेन की हत्या की खबर उसके बाकी बेटों ने सुनी तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य को जब अपने भाई के इस कृत्य का पता चला तो उन्हें अपने भाई पर अथाह क्रोध आया, पर समय की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने बुद्धि से काम लिया कि अभी समय उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सारा राज्य काज, शस्त्र बल इत्यादि उसके भाई शंख के नियंत्रण में है। अंततः समय अनुकूल न होने के कारण विक्रमादित्य भी उज्जैन को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद शंख आराम से उज्जैन नगरी के ऊपर शासन करने लग जाता है, पर फिर भी उसे रह रहकर ये डर सताता कि एक दिन उसके भाई वापस आकर उसकी हत्या कर ये सत्ता छीन लेंगे। इसी आशंका के चलते राजा शंख ने निर्णय लिया कि वो अपने भाइयों का पता लगाकर उन्हें भी मरवा देगा। राजा शंख ने एक दिन देश
प्रदेश से बड़े बड़े ज्योतिषी और भविष्यवक्ता बुलाए और अपना भाग्य बताने के लिए कहा। जब ज्योतिषी और भविष्यवक्ताओं ने राजा शंख की कुंडली के माध्यम से उसका भविष्य देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने राजा शंख को बताया कि उसे उसके किसी भाई से कोई खतरा नहीं है, केवल विक्रमादित्य को छोड़कर उसकी कुंडली बता रही है कि उसकी मृत्यु उसके भाई विक्रमादित्य के हाथों लिखी हुई है। ये सुनकर राजा शंख के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत सख्त हिदायत दे देश प्रदेश सब जगह अपने गुप्तचर फैला दिए। आखिरकार गुप्तचरों को जंगल में एक झील दिखी जिसमें विक्रमादित्य का प्रतिबिंब दिख रहा था। उन्होंने तुरंत राजा शंख को संदेश पहुंचाया कि विक्रमादित्य इस समय फलां जंगलों में रह रहा है। राजा शंख को जब विक्रमादित्य का पता चला कि वो जंगलों में रह रहा है तो उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बहुत से धन का लालच देकर बुलाया और उसके साथ मिलकर विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार तांत्रिक जंगलों में विक्रमादित्य के पास जाकर उसे देवी काली की पूजा करने के बहुत से लाभ बताकर उसे पूजा करने के लिए राजी कर लेगा। जब वे इस क्रिया के लिए सहमत हो जाएंगे तब देवी आराधना के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए तांत्रिक उन्हें सिर झुकाकर आराधना संपन्न करने को बोलेगा। जैसे ही विक्रमादित्य अपना सिर झुकाएंगे वैसे ही पेड़ों की आड़ में खड़ा राजा शंख उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। योजना बना उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तांत्रिक जंगलों की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूरी बनाकर राजा शंख भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जब तांत्रिक जंगल में जाता है तो उसे विक्रमादित्य वहां मिल जाता है। योजना के अनुसार तांत्रिक उन्हें पूजा अर्चना के लिए सहमत कर लेते हैं। जब आराधना के अंतिम चरण में तांत्रिक ने उन्हें सिर झुकाने को बोला तो विक्रमादित्य को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने इशारा कर पहले तांत्रिक को ये क्रिया करके दिखाने के लिए कहा। जैसे ही तांत्रिक ने उसे दिखाने के लिए अपना सिर झुकाया तो रात के अंधेरे में आड़ में छिपे राजा शंख को लगा यही विक्रमादित्य है। वे फुर्ती के साथ निकले और अपनी तलवार के एक ही प्रहार से तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खतरे के अंदेशे से पहले से ही तैयार खड़े विक्रमादित्य ने झट से शंख की तलवार छीनकर उस पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शंख का सिर धड़ से अलग हो धरती पर जा गिरा। इस तरह विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। शंख को उसके कर्मों का फल देने के बाद विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए और राज्य को संभाल लिया। वह एक सदाचारी, न्यायप्रिय, दानी, उदार व लोकप्रिय राजा थे। उज्जैन की जनता उनके जैसा शासक पाकर धन्य हो गई। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए एक जंगल में गए हुए थे। वहाँ एक हिरण का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। घूमते घूमते वे एक महल के सामने जा पहुँचे। वह महल लूतवरण नाम के एक व्यक्ति का था जो उस राज्य का दीवान था। राजा विक्रमादित्य उनके पास गए। दोनों में वार्तालाप हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। विक्रमादित्य का परिचय मिलने पर दीवान लूतवरण उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसे अपने राजमहल ले गए और उनका आदर आतिथ्य किया। लूतवरण ने विक्रमादित्य को बताया कि उन्हें इस राज्य के राजा बाहुबल से मिलना चाहिए। वे अत्यंत सरल और धार्मिक राजा हैं। उनके पास एक ऐसा सिंहासन है जो अत्यधिक शक्तिशाली है। कहा जाता है उस सिंहासन को स्वयं महादेव ने इंद्रदेव को भेंट किया था और बाद में इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर वो सिंहासन राजा बाहुबल को दे दिया। आगे लूतवरण ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, आपके अंदर वो सभी गुण मौजूद हैं जो एक चक्रवर्ती सम्राट के अंदर होने चाहिए। बस किसी चीज की कमी है तो वो है उस दिव्य सिंहासन की। मैं आपको राजा बाहुबल के पास ले चलता हूँ। जब वो आपसे कुछ मांगने को कहे तब आप उनसे वो दिव्य सिंहासन मांग लेना। इसी मकसद के साथ विक्रमादित्य और लूतवरण दोनों राजा बाहुबल के पास जाते हैं। तब राजा बाहुबल भी विक्रमादित्य से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, विक्रमादित्य, तुम संपूर्ण भारत में इकलौते ऐसे राजा हो जिसने इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि अब देश के कोने कोने में लोग तुम्हें जानते और चाहते हैं। राजा बाहुबल ने भी राजा विक्रमादित्य का शानदार आदर आतिथ्य किया। कुछ दिन सम्मान के साथ राजा विक्रमादित्य राजा बाहुबल के अतिथि बनकर रहे। फिर एक दिन जब विक्रमादित्य ने राजा बाहुबल के आगे वापस उज्जैन लौटने की इच्छा जाहिर की तब राजा बाहुबल ने उन्हें कोई भेंट मांगने का अनुरोध किया। राजा विक्रमादित्य तो इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने बिना एक भी पल गवाए राजा बाहुबल से वो अतुलनीय सिंहासन देने का अनुरोध किया। अब चूंकि राजा बाहुबल विक्रमादित्य को वचन दे चुके थे तो उन्होंने निसंकोच वो सिंहासन राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिया। वे भली भांति इस बात से परिचित थे कि अगर उनके बाद कोई इस सिंहासन के योग्य है तो वो केवल और केवल विक्रमादित्य ही है। उन्होंने खुशी खुशी विक्रमादित्य को सिंहासन देकर विदा कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य उस अद्वितीय सिंहासन के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो उनकी पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उस सिंहासन को देखने दूर दूर से राजा महाराजा उज्जैन आने लगे। राजा विक्रमादित्य ने भारी सभा का आयोजन किया और दूर दराज से विद्वान पंडित बुलाए और उनके समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की कि वो एक भारी अनुष्ठान करना चाहते हैं। कृपया आप सब देखकर बताएं, क्या वो इसके योग्य है? तब पंडित विद्वान सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है।
आपका कोई बैरी नहीं, आपको जो करना हो कीजिए। अपने समस्त खानदान को आमंत्रित कीजिए, 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए और जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर प्रथम पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजा भोज, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो आप सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज का अपना सा मुंह हो गया। उन्हें खुद पर बहुत लज्जा आई। वे दरबार में उपस्थित समस्त राज्यसभा सदस्यों से बोले, आज का दिन तो गया, अब तो कल ही सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की प्रथम पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। अब बारी थी दूसरी पुतली चित्रलेखा की। कहानी के आगे का भाग भी बहुत जल्द विद इन वीक आप सबके सामने होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।